हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन को देखा था, तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। तो आज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस दो शब्द से बना है। ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज और लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हो गया ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे, क्योंकि इस रिएक्शन की खोज तीन अलग अलग वैज्ञानिक इम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नस, ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस रिएक्शन की खोज की थी और इसी के नाम पर ईएमपी पाथवे भी ग्लाइकोलाइसिस को कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वह 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम वाले 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में बदलता है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में बदलता है। ग्लूकोज चेंज होता है पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। तो अब क्या है कि ये ग्लाइकोलाइसिस जो है यह केवल साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है। और पृथ्वी पर जितने भी जीव है, चाहे वह एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला हो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला हो, जो भी जीव है पृथ्वी पर, उन सभी जीवों में ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है। इससे पता चलता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है बहुत ही एंशिएंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। यानी कि बहुत समय से ग्लाइकोलाइसिस होता है। जब जीव की शुरुआत हुई, जब जीवों में एनर्जी का निर्माण होना शुरू हुआ, तो उस समय से ग्लाइकोलाइसिस होना शुरू हुआ। चाहे वो बैक्टीरिया हो, तो बैक्टीरियल सेल में भी जो सबसे पहले बना है, उस सेल में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसीलिए हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को मोस्ट एंशिएंट प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। इसीलिए हम लोग इसको मोस्ट एंशिएंट प्रोसेस कहते हैं। अब क्या है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वह 6 कार्बन का है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में बदलता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में बदलता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। यानी कि यह एक तरह का रिडक्शन रिएक्शन होता है या रिडक्टिव प्रोसेस। रिडक्टिव प्रोसेस हम लोग इसको कहते हैं, या रिडक्शन रिएक्शन या रिडक्टिव प्रोसेस, बिकॉज one molecule of glucose reduced to form
2 molecule of pyruvic acid. So it is called reductive process. ग्लाइकोलाइसिस ऑल टाइप्स ऑफ सेल में होता है। ऐसा इसीलिए होता है एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के रिएक्शन में, दोनों तरह के रेस्पिरेशन में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है। इट डजंट नीड ऑक्सीजन एंड डजंट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हम लोगों को या किसी भी सेल को, जिस सेल में ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। यानी कि इस रिएक्शन में कहीं भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस एक 10 स्टेप का स्ट्रेट रिएक्शन है जो रिवर्सेबल होता है। यानी कि इसके हर एक पार्ट रिवर्सेबल होता है। तो 10 स्टेप का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये 10 स्टेप के रिएक्शन है जो स्ट्रेट वे में होता है और सभी रिएक्शन रिवर्सेबल होते हैं। हम लोग प्रत्येक स्टेप को देखेंगे कि क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ये एक एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन है। यानी कि पूरी तरह से प्रत्येक स्टेप में एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अलग अलग एंजाइम प्रत्येक स्टेप में इन्वॉल्व होता है। यानी कि 10 तरह के एंजाइम होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और ग्लाइकोलाइसिस लो एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में कम मात्रा में एनर्जी बनता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो या तो पायरुविक एसिड के रूप में स्टोर हो जाता है या फिर NADH के रूप में स्टोर रहता है। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग लो एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। तो पहला स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होना। ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 10 स्टेप है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, जो पहला स्टेप है उसमें ग्लूकोज, ये 6 कार्बन के कंपाउंड है, यह भी 6 कार्बन का होता है, यह भी 6 कार्बन है और यह भी 6 कार्बन है और ये 3 कार्बन हो गए और ये 3 कार्बन हो गए। तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसके नीचे सभी 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। तो 6 कार्बन का ग्लूकोज 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में बदलता है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, स्टेप 1 ग्लूकोज एटीपी का यूज करता है। एक एटीपी यूज करता है, एक फास्फोरस यूज करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। पहले स्टेप में एक एटीपी का यूज होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन होता है, यानी कि उसका आइसोमर बनता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। प्रत्येक स्टेप में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं और यह रिएक्शन एंजाइम्स के प्रेजेंस में ही होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। यहां भी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब क्या है, तीसरे स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक एटीपी का फिर यूज करता है, यानी कि एक एटीपी पुनः यूज होता है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बदल जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट या फ्रुक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट में। यानी कि
यहाँ छठे नंबर कार्बन पर फास्फोरस आता है, यहाँ पहला और छठा दोनों नंबर कार्बन पर फास्फोरस आता है, तो इसीलिए हम लोग फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट कहते हैं। अब क्या है कि 2 एटीपी यूज हो चुका है। अब क्या है, चौथा प्रोसेस में फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट 6 कार्बन का कंपाउंड होता है जो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, जिसका नाम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट कहलाता है। तो ये दोनों कंपाउंड आपस में बदल जाते हैं, तो DHAP को 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में बदल गया। तो इस तरह से 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण हो गया। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट है। तो 6 कार्बन का कंपाउंड 2 कंपाउंड में टूट गया, 3 कार्बन के, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए, एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका, यानी 2 मॉलिक्यूल हुआ। तो ये DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट चेंज हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निर्माण होता है। अब ये क्या है, इसमें इस रिएक्शन से हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन निकलता है। तो NAD यहाँ लगता है, NAD आता है और इससे हाइड्रोजन लेके निकल जाता है। तो 2 इसीलिए है क्योंकि यह 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए 2 NAD है और 2 NADH बाहर निकलता है। तो उसके NADH के बाहर निकलने से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है। तो 2 मॉलिक्यूल हुआ, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण हुआ। तो यहाँ 2 ATP जो है 2 फॉस्फोरस लेके बाहर निकल गया। तो 2 फॉस्फोरस बाहर निकला, तो इसमें से पहला नंबर कार्बन से फॉस्फोरस गायब हो गया, निकल गया, तो बचा 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल है, 2 into यानी कि 2 मॉलिक्यूल बना, इधर से 2 मॉलिक्यूल होगा तो 2 ATP निकल गया। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट फिर बदल जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर निकलता है बाहर और फिर बनता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का, जिसको हम लोग PEP कहते हैं। तो वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट निकलता है, बनता है और फिर 2 ATP बाहर निकलता है, जिससे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो इस तरह से 10 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। इस रिएक्शन में यूज क्या होता है, 2 ATP 2 NAD 2 ATP 2 NAD ये यूज होता है और बनता क्या है, बनता है 4 ATP और 2 NADH मॉलिक्यूल, ये बनता है। तो ये यूज होता है और ये बनता है। अब क्या है कि ये जो ATP बनता है, इस ATP के फॉर्मेशन ऑफ ATP को हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। ATP के निर्माण की प्रक्रिया
फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। और जब एटीपी सीधे बनता है सबस्ट्रेट से तो उसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी कि जब एटीपी का निर्माण रिएक्शन के दौरान डायरेक्टली होता है तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो यहां जो ग्लाइकोलाइसिस में जो एटीपी का निर्माण होता है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है। अब क्या है कि अब दो चीज क्या है, ये इस रिएक्शन को हम लोग प्रीपरेटरी फेज कहते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग प्रीपरेटरी फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी यूज होता है और आगे के रिएक्शन के लिए प्रीपरेशन होता है। तो इस रिएक्शन में एनर्जी यूज हुआ, प्रीपरेटरी फेज में 2 एटीपी यूज हुआ, 2 एटीपी यूज हुआ और यहां इधर रिएक्शन को हम लोग पे ऑफ रिएक्शन कहते हैं। पे ऑफ रिएक्शन यानी कि यहां हमको एनर्जी मिलता है। तो ये 2 भाग में हम इसको बांट सकते हैं, एक प्रीपरेटरी फेज और एक पे ऑफ फेज, जिसमें एनर्जी यूज होता है, एनर्जी इन्वॉल्व होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस में जो है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का निर्माण होता है और प्रत्येक स्टेप में क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा 4 एटीपी का निर्माण होता है। तो हम लोग यदि नेट गेन बोले तो नेट गेन एटीपी कितना हुआ, तो एटीपी के रूप में 2 एटीपी हम लोगों को मिलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यह एक लो एनर्जी प्रोसेस है, लो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एटीपी का निर्माण होता है। बाकी एनर्जी जो है वो पायरुविक एसिड और NADH के रूप में स्टोर होता है। अब क्या है कि यदि आगे ऑक्सीजन मिलेगा तो ये पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होगा, उसका आगे और टूटेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें एनारोब्स में इंटरमीडिएट बनता है, तो वहां ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है और फिर यदि ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल में बदलता है। जैसा कि हम लोगों के बॉडी में ही होता है, हम लोगों के मसल सेल में जब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फिर यदि ऑक्सीजन फुलफिल हो जाता है तो वो लैक्टिक एसिड पुनः पायरुविक एसिड में टूट जाता है और फिर आगे के प्रोसेस होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होता है और एनारोबिक में ये बदल जाता है या तो लैक्टिक एसिड में या इथाइल अल्कोहल में। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।